नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी दिन भर के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मध्य प्रदेश में आपदा से निपटने के लिए भोपाल में स्टेट कमांड सेंटर तेजी से काम कर रहा है। हर रोज 300 से ज्यादा लोग इस कमांड सेंटर में फोन करके मदद मांगते हैं। यहां पर जिलों से आने वाली सूचनाओं को तत्काल मैदान में तैनात अलग अलग टीमों तक भेजा जाता है। पलक झपकते ही ये टीम मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू काम करती है। गांव स्तर पर टीमों की तैनात किया गया है। भोपाल के कमांड सेंटर का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। सेंटर के जो प्रभारी हैं मिश्रा जी, हम उन्हीं से बात करेंगे। सर, स्टेट कमांड सेंटर हर साल एक तरीके से संजीवनी का काम करता है, लोगों की मदद करता है, हम हर साल देखते हैं। इस बार का कुछ नया अपडेशन या कुछ नया सेटअप, और वो टोल फ्री नंबर बता दीजिएगा हमारे दर्शकों को, ताकि उसको वो लिख के यदि कोई ऐसी स्थिति बनती तो मदद ले सके। टोल फ्री नंबर है 1070-1079। स्टेट कमांड सेंटर पर कोई भी व्यक्ति इस पर सूचना आपदा की दे सकता है, उसको तत्काल रिस्पॉन्स किया जाएगा। साथ में इस साल अपडेशन के तौर पर एक DWRS करके पोर्टल बना हुआ है, जिसमें जिला स्थान पर हमारे संबंधित अधिकारी जो हैं, हमारी जो टीम है, हमारी जो मैदानी स्थान पर जो लोग व्यक्ति तैनात किए गए हैं, उन सभी को पोर्टल के माध्यम से वो हमें घटनाओं की सूचनाओं को वहाँ से रिपोर्ट करते हैं। हम इंसिडेंट की रिपोर्ट यहाँ से आने पर उसको तत्काल रिस्पॉन्स करते हैं, निगरानी करते हैं, वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराते हैं। उनसे जो निर्देश प्राप्त होते हैं उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करते हैं। लगभग सभी स्थानों पर सूचना मिलकर तत्काल हमारी रेस्क्यू टीम, चूँकि जो भी नियरेस्ट टीम थी उन्हें पहुंचा दी गई थी, और उन्होंने समय की गणना तो हमको प्रपत्र देखना, क्योंकि हम लोगों के पास किसी रिपोर्टिंग सूचना मिल एक्चुअली घटना स्थल पर पहुंचना, अगर आप 15 मिनट में मुझे लगता है पहुंच जाती है नहीं, ये 10 से 15 मिनट दूरी पर भी निर्भर करेगा। टीम का मूवमेंट किसी स्थान पर जाने की समय सीहोर में कितनी देर में पहुंची? सीहोर पर मुझे इसकी एक्चुअली टाइम की तो ड्यूरेशन देखना पड़ेगा कितनी देर में पहुंची, लेकिन जो घटना होने के बाद हमारे पास जो टीम के मूवमेंट की सूचना थी, हमने जैसी रिपोर्ट होती है तत्काल टीम मूवमेंट में हो चुकी थी, और टीम अपनी पूरी तरह से वहाँ पे, खुद जिला सेनानी हमारे डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट जो थे वो स्वयं उस मौके पर उपस्थित थे। पूरे रेस्क्यू को उन्होंने मॉनिटर किया और सभी लोगों को सुरक्षित बचाया। बिल्कुल, कोशिश है कि जो भी लोग इस बाढ़ या किसी दूसरी आपदा में फंसे हैं, यदि वो सूचना देते हो तत्काल, यानी बिना समय गवाए जो है वहाँ पर टीम पहुँचती है और रेस्क्यू करके सीहोर की घटना हो या तमाम जिलों में बाढ़ के हालात बन रहे हैं, वहाँ पे जो लोग फंसे हैं उनको निकालने का काम जो है हमारी SDRF, होमगार्ड और NDRF की टीम लगातार जो है इस आपदा के समय में करती हुई आ रही है, और इस साल भी टीम मुस्तैदी के साथ जो है मैदान में तैनात है। कैमरामैन अजय तंवर के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संवाददाता मनोज, आपदा से निपटने के लिए सेंटर बनाए गए हैं, अलग अलग तैयारियां पूरी तरह से। आखिर आप मौके पर पहुंचे या आपने किस तरह की तैयारी देखी, आखिर किस तरह से ऑपरेट करते हैं और लोगों को इसका कितना फायदा मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, स्टेट कमांड सेंटर इस साल अपडेट हुआ है, और एक पोर्टल के जरिए लाइव निगरानी जो है, रेस्क्यू हो या फिर जो तमाम सूचनाएं आती हैं उसको लेके आगे उससे फॉरवर्ड और टीमों को पहुंचाने का मूवमेंट पूरा एक लाइव जो है एक मैप के जरिए, एक पोर्टल के जरिए नजर आता है। जो अधिकारी हैं उन तक भी जानकारी भेजी जाती है। स्टेट कमांड सेंटर राजधानी भोपाल के होमगार्ड मुख्यालय में मौजूद है, जिसका संचालन SDRF और होमगार्ड के जवान जो करते हैं। उनके पास तमाम जिलों के जो स्टेट कमांड सेंटर के जो कंट्रोल रूम है, वहां से तमाम जानकारियां आती हैं कि आपदा में कहाँ लोग फंसे हैं या कहाँ बाढ़ की स्थिति है। तो ये तमाम जो सूचनाएं आती हैं उसी के हिसाब से, क्योंकि 500 से ज्यादा टीमें जो है पूरे मध्य प्रदेश में खास तौर से उन इलाकों में तैनात की गई है जहाँ पे जल भराव की या इस तरीके की स्थिति हर बार निर्मित होती है। और यही कारण है कि जब ये सूचना आती है उसके बाद तत्काल जो गांव के स्तर पे जो तैनात टीमें हैं वो तत्काल मौके पर पहुंचती है, और उसके बाद यदि जरूरत पड़ती है तो जो बैकअप के लिए QRT टीम बनाई गई है, या डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन लेवल की जो टीम है, जिसमें NDRF, SDRF तक के जवान जो है तैनात रहते हैं, वो टीम तत्काल बैकअप के रूप में जाती है और रेस्क्यू का काम जो है वो पूरा करती है। सीहोर जिले में भी कुछ इसी तरीके की स्थिति आज बनी थी, और 25 करीब मजदूर थे, उनको इसी तरीके से रेस्क्यू करके अलग अलग टीमें जब मौके पे पहुंची तो उन्हें बचा लिया गया। तो एक पूरा
सिस्टम डेवलप किया गया है और सरकार ने इसको मजबूत करने के लिए कई बोर्ड और कई दूसरे संसाधनों को उपलब्ध कराने का काम भी किया है। तो अब स्टेट कमांड सेंटर इस आपदा के वक्त में लोगों की मदद सबसे ज्यादा कर रहा है और इसको लेके टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए जिलों से जानकारी है। ये फायदा लोगों को बहुत ज्यादा पहुंचाएगा जिस तरह की बारिश हो रही है और जिस तरह के हालात हम अलग अलग जिलों में देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया मनोज जानकारी को साझा करने के लिए। सीएम हाउस में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। निकाय के आखिरी चरण की वोटिंग पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री के साथ वीडी शर्मा की चर्चा हुई और दूसरे चरण की वोटिंग से पहले बीजेपी का मंथन हुआ। निकाय चुनाव की वोटिंग से पहले ये बैठक अहम मानी जा रही है। वोट परसेंट बढ़ाने और मतदान को लेकर बैठक हुई है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, बीजेपी की बैठक हो रही है ठीक चुनाव से पहले, आखिर कितनी खास ये बैठक? बिल्कुल रितु, देखिए आपसे कुछ ही देर पहले ये बैठक खत्म हुई और इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद थे। कल जो दूसरे चरण के और आखिरी चरण का नगरीय निकाय का चुनाव होना है उसमें किस तरह की रणनीति होगी, क्योंकि पार्टी ने तय किया है कि कार्यकर्ताओं के जरिए मतदाताओं तक मतदाता पर्ची पहुंचाई जाएगी ताकि वोटिंग का परसेंट पहले चरण के चुनाव से ज्यादा इस बार दर्ज हो। इसी को लेकर किस तरह की रणनीति बीजेपी निकाय चुनाव में अपनाई, तमाम मुद्दों को लेकर आज की बैठक में चर्चा की गई है। और इसके अलावा जो अब नतीजे आने वाले हैं उस दिन को लेकर भी क्या बीजेपी की रणनीति होगी, उन तमाम बातों को लेकर आज की बैठक में मंथन हुआ है। जी बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी को साझा करने के लिए। निकाय चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के लिए कल मतदान होगा। 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों में वोटिंग होगी। 6,829 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आखिरी चरण में 49,09,280 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 25,20,923 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 23,88,065 महिला मतदाता हैं। 5 नगर पालिका निगम, 40 नगर पालिका परिषद और 169 नगर परिषद में मतदान कल होगा। तो वहीं मतदान की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। मतदान दल मतदान केंद्रों पर पहुंच चुके हैं। तो वहीं वोटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। कल मतदान होना है, उसको लेकर सारी तैयारियां कर ली गई हैं और आपको बता दें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ मतदान केंद्रों पर जिस तरह की जो भी व्यवस्थाएं जरूरी हैं वो सब कर ली गई हैं। बारिश का दौर है और पिछली बार भी हमने देखा था कई सारी परेशानियां हुई थी, पर इस बार पूरी तरह से तैयारियां पुख्ता की गई हैं कि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अंतिम चरण के मतदान की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और किसी भी गड़बड़ी से निपटने के लिए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह से बात की हमारे संवाददाता ने, देखिए। प्रदेश में दूसरे और अंतिम चरण के नगरीय निकाय चुनाव का मतदान कल होना है। मतदान को लेकर किस तरीके से तैयारियां की गई हैं, कितने मतदान केंद्र तैयार किए गए हैं, इस वक्त हमारे साथ राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह उन्हीं से जानेंगे कि सर 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों में मतदान होना है, तो उसको लेकर प्रदेश भर में किस तरह से तैयारियां हैं सर? जो कल हमारा निर्वाचन है 214 नगरीय निकायों में, उसके मतदान दल आज प्रातः सामग्री लेकर रवाना हो गए हैं और अधिकांश जगहों में पहुंच गए हैं। तो इस तरह से मतदान दल वहां पहुंच गए हैं, मतदान केंद्र तैयार हैं। तो हमारी कल के निर्वाचन के लिए पूरी तैयारी है। पिछली बार के भी प्रतिवेदन हमने जिलों से मांगे हैं और अब की बार भी हमने जिलों से ये पूरा कहा है कि इसके कारण किसी मतदाता को तकलीफ ना हो, यह सुनिश्चित किया जाए। मतदाता सूची में सर जो गड़बड़ियां थी उनको भी दुरुस्त कर लिया गया क्या दूसरे चरण? मतदाता सूची इस दौरान कहा था कि एक क्षेत्र में पत्नी का वोटर कार्ड बना हुआ है, उनको पर्ची मिल रही है, तो दूसरे क्षेत्र में परिवार के दूसरे सदस्यों का है। नाम निर्देशन और का जो प्रोसेस होता है उसके अंतिम दिन जो विड्रॉल वगैरह होता है, मतदाता सूची में उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं होते जी। और
शेष जो हमारी मतदान की तैयारियां हैं, मतदान दल पहुंच गए हैं। बारिश के कारण भी हम लोगों ने ये स्टेप मतदान केंद्र में लिया है कि कहीं कोई तकलीफ ना हो। एक जिले से हमारे पास आज अभी एक मतदान केंद्र बदलने की अनुमति मांगी थी उन्होंने बारिश के कारण, वो हमने दे दी है। अन्य किन्हीं जिलों से नहीं, तो अब तो हमारे मतदान दल भी पहुंच गए हैं। तब मतदान केंद्र यथासंभव हमारे ऐसे स्थानों पर बनाए गए हैं कि किसी को कोई जाने में दिक्कत ना हो। अब कहीं अतिवृष्टि हुई और कुछ हुई तो स्थानीय प्रशासन और हमारे जो नगरीय निकाय के अधिकारी हैं वो सब वहाँ ध्यान देके सुलभ कराएंगे कि मतदाता वहाँ पहुँचें। और वैसे भी कल जो मतदान है 7 बजे से सायंकाल 5 बजे तक होगा, तो मतदाता अपनी सुविधा के समय से वहाँ मतदान करते रहेंगे। और जो भी मतदाता शाम 5 बजे तक पहुँच जाएंगे वो लगातार मतदान करते रहेंगे जब तक उनको पर्ची है उनके हाथ में, और जब तक मतदान चल रहा है तो करते रहेंगे। तो बारिश के चलते जो तैयारियां हैं वो भी की गई हैं, और जहां पर पत्र दिए गए थे कि मतदान केंद्र बदले जाएं, तो प्रदेश भर में अभी जो एक मतदान केंद्र उसको बदला गया है जहां पे कुछ दिक्कतें थी, लेकिन तमाम जो तैयारियां वो कर ली गई हैं, जिसमें खास करके जो BLO को निर्देश भी दिए गए हैं कि मतदाता सूचियों का जो वितरण अच्छे से किया जाए, और सुरक्षा को लेकर भी जो तमाम इंतजाम हैं वो किए गए हैं, और खास करके बारिश से निपटने को लेकर भी जो तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। भोपाल में निकाय चुनाव खत्म होने के बाद अब जीत हार को लेकर प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हो रही हैं। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और चुनाव में अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए कामना की। आपको बता दें कि भोपाल की पुरानी जेल को EVM का स्ट्रांग रूम बनाया गया, जहां सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला बंद है। दतिया नगर पालिका के चुनाव परिणाम का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस की बेचैनी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस नेता ने नतीजों से पहले अब भाजपा पर आरोप लगाने लगे हैं कि भाजपा ने कांग्रेस प्रत्याशियों पर दबाव बनाया, उनको प्रचार करने से रोका, प्रत्याशियों और उनके परिजनों को तरह तरह की धमकियां दी गई और मतदाताओं को प्रलोभन भी दिया गया। कांग्रेस ने कई वार्डों में फर्जी वोटिंग का आरोप भी लगाया, तो वहीं भाजपा का कहना है कि विकास के कारण भाजपा को वोट मिले। कांग्रेस अब हार रही है तो आरोप लगा रही है। सीहोर में फूड पॉइजनिंग से 2 बच्चियों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल बुधनी तहसील के ग्राम तालपुरा में एक ही परिवार के आधा दर्जन लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए। उल्टी और दस्त के कारण परिवार की 2 बच्चियों की मौत हो गई, तो वहीं अन्य सदस्यों की हालत बिगड़ने के बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं। फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में कैंप कर रही है। खबर इंदौर से है, जहां नीट की तैयारी कर रहे छात्रों ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि छात्र पलासिया थाना इलाके में किराए के कमरे में रहकर पढ़ाई कर रहा था। 4 दिन बाद नीट की परीक्षा होने वाली थी, लेकिन छात्र को परीक्षा में असफल होने का डर सता रहा था। आशंका जताई जा रही है कि इसी डर के कारण उसने आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने परिजनों को शव सौंप दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। देवास के रहने वाले दीपक प्रजापति ने JEE मेन में 99.93% अंक लाकर पूरे मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर दिया। दीपक के पिता ने मजदूरी कर अपना परिवार चलाया, और इतना ही नहीं, उन्होंने दीपक की पढ़ाई के लिए कई रिश्तेदारों से कर्ज भी लिया। देखिए यह खास रिपोर्ट। हौसला बुलंद हो तो कोई भी मंजिल पाना मुश्किल नहीं है, वैसे तो ये कहावत है, लेकिन दीपक प्रजापति ने इसे हकीकत बनाकर दिखाया है। देवास के रहने वाले छात्र दीपक प्रजापति JEE मेंस में 99.93% अंक लाकर न सिर्फ अपने जिले बल्कि पूरे मध्य प्रदेश का मान बढ़ाया है। उनकी सफलता पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर दीपक को बधाई दी। दीपक की कहानी सिर्फ इसलिए खास नहीं क्योंकि उन्होंने एक एग्जाम पास किया, बल्कि उनकी कहानी खास इसीलिए बनी है क्योंकि वो जिस संघर्ष के दौर से गुजरकर यहाँ तक पहुँचा है, उसका सामना कर आगे बढ़ना एक सामान्य परिवार के लिए काफी मुश्किल होता है। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होती थी, किराए का एक रूम और किचन है, तो
कैसे पढ़े, मतलब एक ही रूम है और पढ़ना भी है और घर वालों के बाकी काम भी। तो थोड़ा बहुत घर वालों ने कॉम्प्रोमाइज़ करा कि बच्चा पढ़ रहा है तो अपन थोड़ी शांति रखे या फिर ऐसा। दीपक के पिता मजदूरी कर अपना परिवार चलाते हैं। दीपक बचपन से पढ़ने में तेज था, लिहाजा उनके पिता ने दीपक की पढ़ाई के लिए हर उन चुनौतियों का सामना किया जो उनके बेटे को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सके। दीपक की मां भी बेटे की सफलता से खुश हैं। वो इस बात से भी खुश हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनके बेटे को बधाई दी। आपके बेटे ने अभी कैसा लग रहा आपको? अच्छा लग रहा है सर। अभी मिले उसके बाद आप उसको? हाँ, कल मिल के आए। बात हुई? हाँ, मामा जी कहते हैं भांजे भांजियों को तो भांजे निकाला है पेपर। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? धन्यवाद। बेटे के लिए हमारा वो भी देखे, इसके आगे के लिए अपने पास तो जो मजबूरी है वो है ही सही। आगे ही बढ़े, आगे की पढ़ाई के लिए उनको हेल्प करनी पड़ेगी। दीपक की पढ़ाई के लिए परिवार ने रिश्तेदारों से कर्ज लिया, खुद को एक कमरे में समेटकर बेटे को पढ़ने के लिए इंदौर भेजा। जिस त्याग की मिसाल परिवार ने पेश की, ठीक उसी तरह परिवार के इस त्याग को दीपक ने भी अपनी मेहनत के बूते सूद समेत वापस कर दिया। परिणाम है आज दीपक और उनका परिवार उन हजारों लाखों परिवारों के लिए प्रेरणा बन गया है जो संघर्ष का सामना करने की बजाय हिम्मत हार देते हैं। वरुण राठौर, देवास, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आगरमालवा में आकाशीय बिजली गिरने से 7 स्कूली बच्चे घायल हुए। गंभीर हालत में उन्हें झालावाड़ रेफर किया गया। इलाज के दौरान 3 बच्चों की मौत हो गई, 4 गंभीर घायल हैं। बताया जा रहा है बच्चे स्कूल से वापस घर लौट रहे थे और इसी दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। वहीं 3 बच्चों की मौत पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी दुख व्यक्त किया और ट्वीट किया कि दुख की इस घड़ी में हम सब शोकाकुल परिवार के साथ हैं। साथ ही सीएम ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक मदद की सहायता प्रदान की। साथ ही घायलों के इलाज की व्यवस्था भी राज्य सरकार करवाएगी। सर, ये स्कूल से छुट्टी हुई, सोयतपुर स्कूल से छुट्टी होने के पश्चात बच्चे घर पे जा रहे थे, पानी आया तो बढ़ के पेड़ के नीचे खड़े हो गए और अचानक बिजली गिरने से, आकाशीय बिजली गिरने से सभी बच्चे अचेत हो गए। अभी यहाँ झालावाड़ अस्पताल लाए हैं उनको, जिला अस्पताल, और वहाँ बताया जा रहा है कि 3 बच्चों की मौत हो गई है, बाकी 6 बच्चे थोड़े अच्छी स्थिति में हैं। सर, वो 3 बच्चे ही थे वो जो ज़्यादा गंभीर हुए, जो डेड हो गए, बाकी की मौत की बिजली देखने को मिली है। बच्चों पर आकाशीय बिजली गिरी है और कई सारे बच्चे घायल हुए। 3 बच्चों की मौत की खबर है, साथ ही साथ 4 बच्चे घायल हैं। स्कूल से ये सभी बच्चे घर लौट रहे थे, उसी दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। सीएम शिवराज ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता का ऐलान मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। 4-4 लाख की आर्थिक सहायता की जाएगी परिवार वालों की और मुख्यमंत्री ने दुख व्यक्त किया है इस दुखद घटना पर। इंदौर से बड़ी खबर है। हीरानगर इलाके में हिस्ट्री शीटर बदमाश पर जानलेवा हमला हुआ है। पुरानी रंजिश के चलते हत्या के प्रयास की आशंका जताई जा रही है। न्याय नगर के पास मार्थोमा स्कूल के समीप कार सवार बदमाशों ने फायर की। एरोड्रम थाना के हिस्ट्री शीटर बदमाश अनिल दीक्षित पर जानलेवा हमला हुआ है। घायल अनिल दीक्षित की हालत गंभीर बताई जा रही है। निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घायल अनिल दीक्षित पर हत्या सहित कई सारे आपराधिक प्रकरण दर्ज है। पुरानी रंजिश के चलते कार सवार बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। हीरानगर थाना पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। हिस्ट्री शीटर बदमाश पर जानलेवा हमला हुआ है। स्कूल के पास कार सवार बदमाशों ने फायर किए।
गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बता दें, बदमाश हिस्ट्री शीटर बदमाश है, कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। और आइए अब चलते चलते देख लेते हैं क्या है क्रिप्टो करेंसी की समझ। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। क्रिप्टो की समझ में आज बात वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर लगने वाले 1% टीडीएस की। यूनियन बजट में सरकार द्वारा पेश किए गए 30% टैक्स रेट के बाद अब क्रिप्टो करेंसी सेल ट्रांजैक्शंस पर 1 जुलाई से 1% टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स लगेगा। टीडीएस 10,000 रुपए से ज्यादा की सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर लागू होगा। इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी कोई भी जानकारी, कोड, नंबर या टोकन जो फिएट करेंसी नहीं है, एनएफटी और दूसरे इसी नेचर के टोकन भी इसी में शामिल हैं। सीबीडीटी के हिसाब से टीडीएस विथहोल्ड करने के लिए क्रिप्टो बायर, क्रिप्टो एक्सचेंज और ब्रोकर्स को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अब जानते हैं टीडीएस का उद्देश्य है क्या। वीडीएस से संबंधित सभी ट्रांजैक्शंस की डिटेल के लिए वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के सेल पर पेमेंट में से 1% टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप 1 लाख रुपए का वीडियो खरीदते हैं तो 1 लाख का 1% यानी 1,000 रुपए काटा जाएगा और 99,000 रुपए वीडियो के सेलर को ट्रांसफर किए जाएंगे। इसका मतलब सेल वैल्यू से टीडीएस काट लिया जाएगा और फिर सेलर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।